स्टार्ट करते हैं। हॉर्न हारमोनी की हम बात कर रहे हैं। यानी कि एक ऐसी मॉलिक्यूल की जो कहीं ना कहीं हमारी जेंडर से लेके हमारी डेली रूटीन की एक्टिविटी से लेके और हमारी लाइफ की जो टोटल आउटपुट है, यानी कि हेल्थ के पर्सपेक्टिव में या हमारे लाइफ के आउटपुट में ये बड़ा रोल प्ले करते हैं। हार्मोन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो जिस पे एक इंसान की लाइफ ताउम्र उस पर डिपेंड करती है, चाहे उसका खाना है, उसका सोना है, या उसकी फर्टिलिटी है, या उसकी मस्कुलाइन है, या उसके मैं बात करूं स्ट्रेस जैसे फैक्टर है, या उसकी मेमोरी है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे कुछ ऐसे सिग्नल मॉलिक्यूल पे काम करती हैं जो कि जिनका नाम हॉर्मोन्स है। और हार्मोन के बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी होगी लेडीज एंड जेंटलमैन। बट यहाँ पे हम जो आपके साथ शेयर करने वाले हार्मोन के बारे में वो थोड़ा सा इन डेप्थ हम डिस्कस करने वाले हैं। सो हार्मोन होता क्या है? बेसिकली हार्मोन जो होता है वो एक केमिकल मॉलिक्यूल होता है जो बॉडी ही उसको बनाती है। वो अलग बात है कि जो उसकी कमी में या बॉडी की डिसफंक्शनिंग में, हार्मोन की डिसफंक्शनिंग में आज के टाइम पे सिंथेटिक हार्मोन जो हैं, या बाहर से हार्मोन जो इंजेक्टेबल के रूप में लोग लेते हैं, मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट उसको देता है, या सम कुछ लोग मसल गेन करने के लिए जिम जैसे वो क्षेत्र में यानी कि लाइक स्पोर्ट्स जैसे क्षेत्र में डोप वाली चीजें लेके अपनी मसल को एक्स्ट्रा और परफॉर्मेंस को एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं। यानी कि एक छोटा सा इंजेक्शन या एक छोटा सा सिक्रेशन बॉडी में हमारे बॉडी के फंक्शन को, हमारी मस्कुलाइन को कंट्रोल करता है। सो हॉर्मोन्स कंट्रोल द सिस्टम बिहाइंड नियरली ऑल द फंक्शन इन बॉडी। सारे फंक्शन जो हैं, आज आपका मूड कैसा है, मेरा मूड कैसा है, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, आपकी मसल कैसी है, आपकी नींद कैसी है, ये सारी चीजें एक ऐसा मॉलिक्यूल अंदर बॉडी में बनता है जो कंट्रोल करता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, देखिए, इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी जो हार्मोन की फैक्ट्री है, या हार्मोन का जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सेल, प्रिंसिपल ग्रंथि या ग्लैंड है, वो हाइपोथैलेमस। आप देखेंगे जैसे हमारे सबसे ऊपर ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है, वो पिट्यूटरी के थ्रू, यानी कि हाइपोथैलेमस जो है वो आदेश देता है पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी आदेश आदेश देती है डिफरेंट डिफरेंट सेल को। उसका मैसेज नीचे आता है थायराइड के साथ। यानी कि थायराइड भी एक ग्लैंड है जो हार्मोन बनाती है। समटाइम आपने सुना होगा कि थायराइड की फंक्शनिंग खराब होने के कारण मोटापा हो गया, या लोग अपना वेट लूज अनवांटेड वेट लूज करना स्टार्ट कर देते हैं, या फर्टिलिटी लूज कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ थायराइड की डिसफंक्शनिंग के कारण। इसके नीचे आप देखेंगे थैलेमस ग्लैंड है, उसके साथ में आप देखेंगे इंसुलिन जैसी चीजें। डायबिटीज के केस में आपने सुना होगा पेनक्रियाज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बनाने के लिए। आ, फिर उसके बाद जो हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, एड्रेनल ग्लैंड से कुछ सिक्रेशन होता है। और फिर आता है फीमेल में ओवरी है, और प्लेसेंटा है, और मेल में टेस्टिकल हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हार्मोन बनाते हैं। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग ग्रंथियां, ग्लैंड है हमारी बॉडी में, जो अलग अलग टाइप के हॉर्मोन्स बनाती है, जो ब्रेन जो ह्यूमन बींग्स के ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन और बॉडी के कोऑर्डिनेशन और अदर फिजियोलॉजिक फंक्शन में रोल प्ले करती हैं। सो इसको बेसिकली तीन कैटेगरी में एक तरीके से हार्मोन तीन कैटेगरी के होते हैं, बाय नेचर, बाय देयर कंपोनेंट्स, बाय देयर सोर्स। थ्री कैटेगरी है पेप्टाइड एंड प्रोटीन हॉर्मोन्स। कुछ ऐसे हार्मोन जो पेप्टाइड और प्रोटीन से बने होते हैं, अमाइनो एसिड से बने होते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन है, ग्लूकागोन है, इंसुलिन है। जैसे पेनक्रियास जो है वो इंसुलिन बनाता है, तो वो एक तरीके का पेप्टाइड हार्मोन है, यानी कि अमाइनो एसिड की एक चेन बनी होती है। उस चेन वो चेन जो है वो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड और पर्टिकुलर फंक्शन को लॉक कर अनलॉक कर देते हैं। सो मैं इसको एक तरीके से आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये हार्मोन कैसे काम करते हैं, और आप उसको, यदि आपके हार्मोन सही तरीके से काम नहीं कर रहे, तो आप कैसे उन हार्मोन को बेटर रख सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, फिर से उनको सही रख सकते हैं। तो मैं कनेक्ट कर लेता हूं अपना आईपैड इससे, कि आपको मैं इस चीज को सही से समझा पाऊं।
क्या मेरी आवाज़ सही से सुन पा रहे हैं? एक बार आप। यस। मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। यस, स्टार्ट करते हैं। यस। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जो मैं बोल रहा था आपको एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, जो कि ऐसे ऐसे स्मॉल अमाउंट में जो सिक्रेशन है, मॉलिक्यूल वो बनाते हैं जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। वहाँ से एक मास्टर ग्लैंड होती है जिसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं। ये ऑर्डर देती है पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ऑर्डर देती है थायराइड ग्लैंड को। डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्डर हैं वो अलग अलग भाषा में अलग अलग ग्लैंड के पास पहुंचते हैं, और अलग अलग ग्लैंड अलग अलग सिक्रेशन करती है। तो इस तरीके से ये चीज़ें कंट्रोल होती हैं हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी के जो फंक्शन है। तो इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएं। हार्मोन जो है वो डिसाइड करते हैं कैसे हमारी बॉडी में जो रिसोर्सेज हैं, जैसे प्रोटीन आपने खाया, कैसे हार्मोन नहीं होगा तो वो मसल में कन्वर्ट नहीं होगा। तो वो हार्मोन क्या डिसाइड करता है, ये इससे क्या बनना है और किस तरीके से बॉडी में इसका एलोकेशन होना है। सो उस तरीके से हार्मोन जो है वो एक तरीके से हमारी बॉडी में मैटर करता है। सो यहाँ पे अल्टीमेटली इम्पोर्टेंट चीज ये आती है कि हार्मोन जो है वो एलोकेट करते हैं रिसोर्सिस को। रिसोर्सिस क्या, जो हमारी बॉडी में एक तरीके से हमें चाहिए, रिसोर्सिस को एलोकेट करते हैं। और जो रिसोर्सिस हैं वो कहाँ से, चाहे तो वो डाइट से हमें मिले हैं या हमें मिल रहे हैं अपने बॉडी के इंटरनल जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उससे हमें वो चीज़ें मिल रही हैं।
सो अल्टीमेटली क्यों मैटर कर रहा है हमारे लिए, और तीन कैटेगरी में ये आता है: पेप्टाइड और प्रोटीन से बनने वाले, स्टीरॉयड हॉर्मोन्स, और कौन से हार्मोन, जो ऐसे हॉर्मोन्स जो स्टीरॉयड्स बेसिकली होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन है, कोर्टिसोल है, प्रोजेस्टेरोन है, और अमाइनो एसिड हार्मोन जो हैं, जैसे इसमें थायराइड हार्मोन है, एड्रेनालिन है, मेलाटोनिन है। ये अमीनो एसिड से बने हुए हार्मोन्स हैं, और इनको सीक्रेट कौन करता है? दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम, दैट इज ग्लैंड। और ये यहाँ पे आप देखेंगे जो क्यों मैटर कर रहे हैं हमारे लिए, ये मैटर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो बॉडी है, वो रिसोर्सेज जो हैं, जो चीज़ें हम खा रहे हैं, या जो हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं, वो इन्हीं पे ही डिपेंड करेंगे। इन पे डिपेंड करेंगे, यानी कि जैसे आपने प्रोटीन खाया तो प्रोटीन डाइजेस्ट होके अमाइनो एसिड में टूटा, और अमाइनो एसिड ब्लड में गया। अब ब्लड में जाके ये एनर्जी में कन्वर्ट होना है, या आपका मसल और रिकवरी में, मसल्स और रिकवरी में जाना है, ये टोटली डिपेंड करेगा। जैसे जैसे हम एज्ड हो जाते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, तो जो एलोकेशन है, जैसे 30 प्लस की एज में अमाइनो एसिड प्रोटीन जो है वो अंदर प्रोटीन सिंथेसिस में नहीं काम करेगा, मसल बनाने में काम नहीं करेगा, उसका पाथवे अलग चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो एलोकेशन था वो किस पे डिपेंड कर रहा था? वो डिपेंड कर रहा था हमारे हॉर्मोन्स पे। और हमारी उम्र के साथ हमारे जो हॉर्मोन्स हैं, वो धीरे 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 क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं? वो हमारे धीरे धीरे हमारी बॉडी से लाइक स्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनका सिक्रेशन जो है वो स्लो होना स्टार्ट हो जाता है। सो अल्टीमेटली जब हम इसको ये किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे आपकी बॉडी में कितनी एनर्जी है, या कितनी आपकी बॉडी में वीकनेस है, ये कि कौन डिसाइड करेगा? आपके हार्मोन डिसाइड करेंगे। कितनी बॉडी में फैट स्टोरेज है और कितनी फैट बर्न होती है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये हमारे लाइक हार्मोन डिसाइड करेंगे। मसल बिल्डिंग में या मसल लॉस में, बॉडी मसल लॉस कर रही है या मसल बिल्ड कर रही है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये हमारा हार्मोन डिसाइड करेगा। आप फोकस्ड हैं या स्ट्रेस में हैं, ये कौन डिसाइड करेगा? ये हार्मोन डिसाइड करेगा। आपको नींद कैसी आ रही है, डीप आ रही है, या आप रुक रुक के आपको फ्रेगमेंटेड नींद आ रही है, ये कौन डिसाइड करेगा? दैट इज रिस्पॉन्सिबल, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो है हमारे हॉर्मोन्स। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका मूड हो, वेट हो, स्लीप हो, एनर्जी हो, ये बेसिकली चारों चीज जो है, इसके पीछे जो ड्राइवर है, वो कॉमन ड्राइवर आपका हार्मोन है। और हॉर्मोन्स को आप अल्टीमेटली जब इसको आगे एज ए ड्राइवर आपको स्टडी करेंगे, तो सबसे पहला एक हार्मोन आता है, दैट इज कोर्टिसोल। कोर्टिसोल हार्मोन जो है वो कहाँ पे बनता है? वो बनता है आपकी जो किडनी होती है, आपकी जो किडनी है, इसके ऊपर जो इसके ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है, दैट इज एड्रेनल। एड्रेनल नाम की ग्लैंड पाई जाती है, वो इसको प्रोड्यूस करती है। इसका काम क्या है? ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स को रेगुलेट करता है। ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी कितनी रखनी है ब्लड में, इन्फ्लामेशन कितना और हार्ट की यानी कि सर्केडियन रिदम जो है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर से लेके बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कोर्टिसोल लेवल डिपेंड करता है। आजकल हम जनरली सुनते हैं कोर्टिसोल के बारे में नहीं, स्ट्रेस के बारे में सुनते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो स्ट्रेस जो है वो उसके पीछे कोर्टिसोल माना जाता है, और कोर्टिसोल के बिना हम जी भी नहीं सकते। ये स्ट्रेस हार्मोन है, बट ये इसका लेवल यदि एक लिमिट के ऊपर चला जाए और वापस से यहाँ पे कंट्रोल में ना आए और यहीं पे बना रह जाए, तो ये हमारे लिए क्रोनिकल प्रॉब्लम खड़ा कर देता है। यानी कि एक्सेस में ये बन जाए बॉडी में और नीचे ना आए, तो ये हमारे लिए जहर का काम कर सकता है, ये हमारे लिए एक तरीके डिस्ट्रक्शन का काम कर सकता है। और आज जितने भी डिप्रेशन में लोग हैं, आज जितने भी लोग, उनका कोर्टिसोल लेवल बहुत ऊपर बढ़ा होता है। और जैसे ही कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, तो आपका ग्लूकोज की जो लाइक अवेलेबिलिटी है वो कम
बॉडी में कम हो जाती है और ग्लूकोज को आपकी बॉडी कम डाइजेस्ट कर पाती है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है और आपका ब्लड ग्लूकोज हाई रहना स्टार्ट हो जाता है और बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और आपका जो बॉडी का टेम्परेचर से लेके आपकी जो हार्ट की रिदम है वो आउट ऑफ कंट्रोल होनी स्टार्ट हो जाती है। सो इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? मॉर्निंग लाइट एक्सपोजर टू नॉर्मलाइज ड्यूरेनल कोर्टिसोल रिदम। इस लाइन का मतलब सीधा ये है कि हम जो बेसिकली सुबह का जो सूरज जो उदय होते हुआ देखते हैं, वो बेसिकली इसको रेगुलेट करता है। जैसे आप जब रात को 6 से 7 बजे का सूरज देखते हैं तो वो बॉडी में मेलाटोनिन बनाता है, यानी कि मेलाटोनिन का मतलब है नींद का हार्मोन। अब रात को ये बनेगा और साथ में कोर्टिसोल भी बनता है। कोर्टिसोल जो है वो हमारी बॉडी को एक तरीके से रिकवरी मोड में लेके जाता है रात को। यदि हम सुबह उगता हुआ सूरज नहीं देखेंगे, सन राइजिंग पे नहीं जाएंगे, सुबह का अर्ली मॉर्निंग का सूरज नहीं देखेंगे, तो व्हाट हैपन, ये इसका लेवल बढ़ता चला जाएगा और ये बढ़ता चला जाए तो यही हमारे लिए अपना ही हार्मोन हमारी बॉडी के लिए खतरा पैदा कर देता है। जैसे कि ब्लड शुगर बढ़ा देगा, आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ा देगा, आपकी बॉडी में सूजन बढ़ा देगा और आपको नींद कम आएगी, डिप्रेशन हो जाएगा। और आज की जनरेशन सुबह उठ के यदि सूर्य नमस्कार की बजाय ओनली स्क्रीन नमस्कार करेगी तो अल्टीमेटली इसका लेवल ऑप्टिमाइज नहीं होता और हमें हार्ट जैसी प्रॉब्लम, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती हैं और हमें हमारा स्टेमिना धीरे धीरे लूज होना स्टार्ट हो जाता है। और सो मूवमेंट टू इसकी लो इंटेंसिटी मूवमेंट टू सपोर्ट ग्लूकोज रेगुलेशन, ग्लूकोज को रेगुलेट करने में काम आता है। कॉग्निटिव और स्क्रीन स्टिमुलेशन, इवनिंग में यदि आप एक तरीके से स्क्रीन का स्टिमुलेशन कम कर दें, स्क्रीन का एक्सपोजर सोने से पहले बंद कर दें, तो आप इसको मेंटेन कर सकते हो। और एक तरीके से ब्रीदिंग पे कंट्रोल करना, स्ट्रेचिंग, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें कोर्टिसोल लेवल को मैनेज करने में हमारी हेल्प करते हैं। कुछ प्रोडक्ट भी हम जरूर बताएंगे। तो कोर्टिसोल एक हार्मोन है, हार्मोन का काम है इसका स्ट्रेस को कंट्रोल करना। यदि ये एक लेवल तक तो हमें जरूर चाहिए, इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। और यदि एक लेवल के बाद ये ऊपर बढ़ जाए तो ये हमारे लिए एक तरीके से डिस्ट्रक्शन का काम करता है और नीचे ना आए तो ये अल्टीमेटली बॉडी को डैमेज पहुंचाना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए इसको नॉर्मल अमाउंट में रहना चाहिए। ये रात को ज़्यादा बनता है और स्ट्रेस के केस में ज़्यादा रहता है। और सुबह यदि आप उगते हुए सूरज को देखते हैं तो आपकी स्ट्रेस कम होती है क्योंकि इसका प्रोडक्शन मेंटेन होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आपकी जो स्लीप है उसको भी एक तरीके से ये मॉड्यूलेट करता है। कोर्टिसोल मॉड्यूलेट एक तरीके से फैक्टर का काम करता है। यदि आपको लगता है कि मुझे स्ट्रेस ज़्यादा रहती है और प्रूवन आप कोई मॉलिक्यूल यूज़ करना चाहते हैं स्ट्रेस में कोर्टिसोल को को कंट्रोल करने के लिए, आस्वावन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इसके लेवल को रेगुलेट कर सकता है। और ये क्लिनिकल ह्यूमन ट्रायल में प्रूव किया गया। ये कोई अकेला एनिमल स्टडी नहीं है कि इसको ह्यूमन लोगों में, इंसानों में भी स्टडी करके पाया गया है क्लिनिकल ट्रायल के ये कोर्टिसोल लेवल को विद इन 60 डेज कंट्रोल में लिया जाता है। और इसको पावरफुल अडेप्टोजन बोला जाता है। अडेप्टोजन का मतलब इसलिए होता है, चाहे फिजिकल स्ट्रेस में हो आपकी बॉडी या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में हो, हार्मोनल स्ट्रेस में हो, इमोशनल स्ट्रेस में हो, किसी भी स्ट्रेस में क्यों ना हो, ये आपको एक ऐसी ये प्रोडक्ट आपको ऐसा आपकी बॉडी को ताकत देता है कि हर टाइप की स्ट्रेस को कोप अप करने में हेल्प करता है। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, इसमें अकेला KSM-66 अश्वगंधा ही नहीं है, इसके साथ स्ट्रेस को साथ में सिनर्जेटिकली यानी कि मिल्क स्ट्रेस को कोप अप करने में जिंक्शन भी हेल्प करता है, ग्रीन टी भी हेल्प करता है, फिजिटिन भी और बायोप्रिन भी। ये इसमें एक तरीके से 4 मॉलिक्यूल है अश्वावन, इसलिए इसका नाम अश्वावन प्लस है। एक में ही 4 चीज़ें एक्स्ट्रा और हैं जो हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट में, एंटी एजिंग सपोर्ट में न्यूरो प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करवाने में हमारी हेल्प करता है। यानी कि स्ट्रेस के केस में अश्वावन आपकी बड़ी हेल्प करेगा। और साथ में कॉम्बिनेशन में यदि ब्रेन वन ले लेते हैं, क्योंकि ब्रेन वन में जिंको बिलोबा, अश्वा और बोकोपा,
ये एंटी स्ट्रेस का काम करते हैं और आपके ब्रेन की अलर्टनेस को, जो हाई कोर्टिसोल की वजह से कॉग्निटिव डिक्लाइन गया है, वो उस कॉग्निटिव को अप कर सकता है। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है हमारी बॉडी में एक ऐसा इसमें कॉम्बिनेशन है ब्रेन वन में, जो हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से फाइट करने में हमारी हेल्प कर सकता है और मेमोरी को शार्प कर सकता है एल थियानाइन डीएचए एसिटाइल कोलिन की वजह से। और ऐसा बोला जाता है कि हमारा जो सेकंड ब्रेन है वो हमारे पेट में होता है, हमारे गट में होता है। तो इसमें प्री एंड प्रोबायोटिक का कॉम्बिनेशन दिया गया है जो ब्रेन और गट को अलाइन कर रखता है और आपके मूड को रेगुलेट करता है, आपकी इम्यूनिटी को रेगुलेट करता है। और एक तरीके से कुछ ऐसे प्रोबायोटिक बैक्टीरिया आइडेंटिफाई हुए हैं जो अल्जाइमर जैसी बीमारी होने से भी हमारी, यानी कि न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होने से भी हमें बचाता है। सो एल टायरोसिन, B6 B12 अलर्टनेस, कंसंट्रेशन, फोकस करने में और नर्व हेल्थ को, फोलिक एसिड, B1 हेल्प करता है और साथ में जिंक कॉपर सेलेनियम मूड रेगुलेशन में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये दो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है जो कोर्टिसोल लेवल को सही रख सकता है, दैट इज अश्वा वन प्लस ब्रेन वन। आप इन दोनों प्रोडक्ट को एज ए कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हो। सुबह आप एक अश्वा वन लेके शाम को एक एक अश्वा वन और ब्रेन वन, आप दो इस तरीके से कॉम्बिनेशन में आप यूटिलाइज कर सकते हो। जिन लोगों को स्ट्रेस रहती है, नींद कम आती है, मूड स्विंग बार बार में होते हैं, तो उनके लिए दोनों प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। और आज ये भी देखा गया है कोर्टिसोल लेवल बढ़ने के कारण, चाहे आपका पैनक्रियास सही से काम भी कर रहा हो, फिर भी आपको डायबिटीज जैसी, प्री डायबिटीज जैसी कंडीशन फील होती हैं। तो एक नई रिसर्च के मुताबिक, नए डाटा के मुताबिक, आज के टाइम पे लेडीज एंड जेंटलमैन, स्ट्रेस डायबिटीज का पहला कारण बनता जा रहा है। उसके बाद डेफिशिएंसी रोल प्ले करती है, उसके बाद आपका टाइप ऑफ फूड, यानी कि हम किस टाइप का फूड खा रहे हैं और किस टाइम पे खा रहे हैं। तो पहला फैक्टर है इन्फ्लामेशन एंड स्ट्रेस। यदि ये होंगे तो डायबिटीज होने के असर बढ़ जाएंगे और इसमें रिस्पॉन्सिबल कोर्टिसोल लेवल का क्रोनिकल लेवल पे बढ़ जाना और उसको नॉर्मलाइज करने में हमारी बॉडी यदि नॉर्मलाइज नहीं कर पाती है तो डायबिटीज का अक्सर हम शिकार बनते हैं। तो कई बार हमारे एक्सपीरियंस में देखने को मिला है खाली ब्रेन वन अथवा वन देने से भी डायबिटीज रिवर्स हुई बहुत सारे लोगों की। इसका मतलब ये पाया गया, इसके इसके पीछे जो मैकेनिक्स है, इसके पीछे जो ड्राइवर फोर्स है वो था कोर्टिसोल लेवल। जैसे वो कंट्रोल आएगा, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ेगी, इंसुलिन अपना काम करेगा और आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज को दोबारा से मेटाबोलाइज करेगा और नॉर्मलाइज करके आपकी डायबिटीज को मैनेज करने में हेल्प करेगा। सो स्ट्रेस को मैनेज कीजिए तो डायबिटीज अपने आप में मैनेज होना स्टार्ट हो जाती है। और आज की पॉपुलेशन हाईली स्ट्रेस है एज कंपेयर टू पहले की जनरेशन से। सो ये दो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन एज पर साइंस जो एविडेंसेस हैं, एज पर डाटा जो एविडेंसेस हैं, और जो ये मोलिकुलर जो इसमें इंग्रेडिएंट का जो एक तरीके से फॉर्मुलेशन है, वो हमें इन डेली की स्ट्रेस को कॉप अप करने में और अच्छी स्लीप, अच्छी नींद दिलाने में हमारी हेल्प करता है और ग्लूकोज को और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को रेगुलेट करने में और नॉर्मलाइज करने में हमारी हेल्प करता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगले हार्मोन की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन होता है, ये मेल में ही पाया जाता है, कुछ लेवल तक फीमेल में भी पाया जाता है, बट डोमिनेट करता है मेल में। इसलिए मर्दों की जो आवाज होती है वो हाई पिच आवाज होती है, इसलिए ज्यादा हेयर होते हैं। ये आप जो वो फेस पे हेयर देख रहे हैं, एक्स्ट्रा हेयर देख रहे हैं या मस्कुलाइन देख रहे हैं, जो मस्कुलिटी है मेल और फीमेल में, वो तय होती है टेस्टोस्टेरोन के ओनली नैनोग्राम में पाया जाता है। यानी कि मिलीग्राम छोड़िए, नैनोग्राम में ही ये मस्कुलाइन और हमारी हाई पिच और हमारे अग्रेसिवनेस को डिसाइड करता है एज कंपेयर टू मेल और फीमेल में। ये एक बड़ा डिफरेंस पैदा करता है। अक्सर देखा गया है कुछ फीमेल स्पोर्ट्समैन भी इसको जब हार्मोन को यूज कर लेते हैं अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, मसल को गेन करने के लिए, तो उनको अनवांटेड हेयर, फेस पे अनवांटेड हेयर देखने को मिलते हैं। उनकी वॉइस जो है वो हाई पिच हो जाती है, यानी कि मर्दों जैसी आवाज हो जाती है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स जो एक्स्ट्रा बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा है। तो ये एक तरीके से जो हमारी मसल, बोन, मूड एंड मेटाबॉलिक हेल्थ को मैटर करती है, इस पर डिपेंड करती है। सो इसको कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है? इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए देखा गया है कि यदि आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो ये एक तरीके से इसका सिक्रीशन मेंटेन रहता है। यदि आप
मस्कुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, चाहे वो मेल है या फीमेल है, तो इसका लेवल बढ़ता है और ये मसल टोन अप रखने में, बोन डेंसिटी को, मिनरल डेंसिटी को हायर रखने में हमारी हेल्प करता है। और प्रोटीन और टोटल एनर्जी इनटेक, यदि आप कार्ब कम लेते हैं, यानी कि मीठा, मीठे से बनी चीजें कम खाएंगे, तब भी ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल ऊपर रहता है। और प्रोटीन ज्यादा लेते हैं, प्रोटीन हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, तो उस केस में भी देखा गया है कि टेस्टोस्टेरोन बॉडी में ज्यादा बनता है। सो डाइटरी फैट, यानी कि यदि आप अच्छे से ओमेगा खाते हो, डाइटरी अच्छी फैट लेते हो, अपने डाइट में गुड फैट का पार्ट रखते हो, तो डेफिनेटली टेस्टोस्टेरोन बॉडी में ऑप्टिमाइज होता है, अच्छे से सिक्रेट होता है। और आज के टाइम पे हमने क्या किया है कि आज हमारी डाइट में फैट तो है, पर फ्राई फैट है, वो एक तरीके से प्रोसेस फैट है, वो सैचुरेटेड फैटेड से भरी हुई है या ट्रांस फैटी एसिड से भरी हुई है, जो हमारे लिए कार्डियो ये जो कार्डियोवास्कुलर बीमारियां हैं, जो हार्ट और हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हैं, उनका कहीं ना कहीं कारण बनता है। और खून में एक तरीके से गाढ़ापन, और खून में जो क्लोटिंग है, यानी कि हमारे यहाँ नलियों में क्लोट बनाने का और ब्लॉकेज करने का कारण भी बनता है, जो कि आज हम अपनी डाइटरी फैट जो है वो कन्वर्टेड फैट ले रहे हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट से वो एक्स्ट्रा बॉडी खुद बना लेती है, या बाहर से हम जब उसको हाई टेम्परेचर पे प्रोसेस करते हैं, फ्राई करते हैं, तब वो गुड से बैड फैट में कन्वर्ट हो जाता है। जो अच्छे वाले फैटी एसिड हैं, जो ओमेगा वाले फैटी एसिड हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं बैड वाले में, ट्रांस वाले में। एंड सैचुरेटेड फैट, जो कहीं ना कहीं फैट का जो बैलेंस था, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, वो अनबैलेंस होने के कारण वही जो हमारे लिए अमृत का काम कर रहा था, वही हमारे लिए जहर का काम करना स्टार्ट करता है। तो डाइटरी फैट आज हम ले ही नहीं पा रहे, इसलिए हॉर्मोन्स एंड इनफर्टिलिटी एक तरीके से आप देखने को मिलेगा आज की पॉपुलेशन में। इनफर्टिलिटी के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी, स्ट्रेस एंड गुड डाइटरी फैट ना लेने की वजह से। यदि इंसान अच्छे से गुड क्वालिटी स्लीप ले लेता है, तो ये भी रात को हॉर्मोन्स को रिवाइव करने का काम करते हैं। और जो स्लीप डेप्रिवेटिव सोसाइटी की तरफ हम आज के टाइम पे जा रहे हैं, स्लीप डेप्रिवेटिव का मतलब है ना तो एक टाइम पे, फिक्स टाइम पे हमारा फिक्स सोने का टाइम है, ना हमारी ड्यूरेशन फिक्स है कि हम कितने टाइम डेली सोने वाले हैं। सो हम एक स्लीप डेप्रिवेटिव सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमारे हार्मोन इम्बैलेंस होना, चाहे वो स्ट्रेस के हार्मोन बढ़ना, और हमारे इसेंशियल हार्मोन जो हैं टेस्टोस्टेरोन मेल में, वो या एस्ट्रोजन जो फीमेल में है, उनका अनबैलेंस होना, और हमें बहुत सारे ऐसे बीमारियों की तरफ, ऐसे माल फंक्शनिंग और डिसफंक्शनिंग की तरफ लेके जाना, इसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सो यदि एंडोक्राइन डिस्टरप्टिंग केमिकल की बात करें, तो ये क्या होते हैं? ये बेसिकली पेस्टिसाइड होते हैं, ये बेसिकली माइक्रो प्लास्टिक होते हैं, या प्लास्टिक में पाए जाने वाला बाइफिनाइल एसिड होता है, जिसमें बोतल पे लिखा होता है BPA। या हमारे जितने ऑर्गेनो फॉस्फेट कैटेगरी वाले जो पेस्टिसाइड हैं, वो भी हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, वो एंडोक्राइन ग्लैंड में घुस के उसकी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करते हैं। तो आज के टाइम पे आपको पता है, ये टॉक्सिन्स जो हैं फूड के थ्रू, एयर के थ्रू हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं एंटर कर रहे हैं, और हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और उसको एक तरीके से डैमेज पहुंचाने का काम कर रहे हैं इन ग्लैंड्स को, जिसके कारण उनका सिक्रेशन जो है हॉर्मोन्स का, वो डिसबैलेंस होता जा रहा है। सो कहीं ना कहीं ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक, ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड, ओवर यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर, एंड ओवर यूज ऑफ अदर हैवी मेटल्स, जो हमारे बर्तनों में, हमारे लाइक हमारे खेतों में, हमारी फसलों में किसी न किसी रूप से हमारी बॉडी में आते हैं, और वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को डिसरप्चर करते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमें इम्बैलेंस हमारे हार्मोन में करने का काम करते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यदि कोई लो टेस्टोस्टेरोन से जूझ रहा है, तो इसका सीधा आप देखेंगे लो टेस्टोस्टेरोन का मेल में आप देखेंगे लो एनर्जी रहेगी, मसल लूज करना स्टार्ट करेगा, फैट ज़्यादा बनेगी। जैसे कि आप 30 साल के बाद देखेंगे मसल कम बननी स्टार्ट होती है, और मसल कम बनती हैं, और फैट ज़्यादा बननी स्टार्ट होती है। तो धीरे 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 आदमी फैट सेल बॉडी में बढ़ते जाते हैं, मोटापा बढ़ता जाता 30 साल के बाद। वही जो आप कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट से भी मसल बना लेते थे, बीच में केला और चावल खा के भी मसल बना देते थे, वही 35 साल के आसपास जाते जाते
प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट से भी हम मसल गेन नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ जो ग्रोथ हार्मोन है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन जो है या इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर आईजीएफ जो है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो प्रो वाइटलाइजर एच जो है वो कहीं ना कहीं हमें एक ऐसी लाइक कॉम्बिनेशन है जो हमारे हॉर्मोन्स को लाइक ऑप्टिमाइज करने में हमारी हेल्प करता है। सदियों से यूज होने वाली हर्ब्स जो हैं वो इसमें डाली गई हैं, और जैसे कि आप देखते हैं इसमें कौच बीज है, हॉर्नी गोट वीड है, पाइन बार्क है, जो हमें जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग भी कहीं ना कहीं एक बड़ा इंडिकेशन है। इफ समबडी इज फीलिंग इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, लाइक वो लो हार्मोन का, लो टेस्टोस्टेरोन का एक सिग्नल है। इसमें स्तावरी, अश्वगंधा, कॉर्डिसेप्स, शिलाजीत, युहेम्बे एनर्जी एंड स्टेमिना में हेल्प करते हैं। गोखरू, युहेम्बे, जिंक्शन का कॉम्बिनेशन और हॉर्नी गोटवीड का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं सेक्सुअल हेल्थ एंड लिबिडो और सर्कुलेशन सपोर्ट में हमारी हेल्प करता है। और इसमें पाए जाने वाला टेस्टोफेन जो है एक पेटेंटेड मॉलिक्यूल है, और इस टेस्टोफेन की वजह से हमारी बॉडी में, यानी कि ये प्रूवन एक पेटेंटेड मॉलिक्यूल है, इसकी आप वेबसाइट पे जाके देखेंगे टेस्टोफेन का क्या रोल है, और ये कितने दिन में किस कॉन्सेंट्रेशन में हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को अप करने का काम करता है। सो टेस्टोफेन अकेला ही बहुत महंगा मॉलिक्यूल, आप सिंगल मॉलिक्यूल मार्केट में मिलता है, बट ये प्रो वाइटलाइजर आपको अनेबल करता है कि आप मल्टीपल जो प्रूवन हर्ब्स हैं उनका कॉम्बिनेशन लेके अपने हार्मोन को बैलेंस कर सकते हो। इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, लिबिडो, स्पर्म काउंट, इवन एनर्जी, स्टेमिना, और एक तरीके से मसल गेन करने में और मसल के टोन अप में आपकी हेल्प करने वाला है। सो प्रोवाइटलाइजर एच एक हर्बल फॉर्मुलेशन है। इसके साथ आपको वाइटलिटी फ्यूल ई जो है वो एक तरीके से इसेंशियल, इसमें विटामिन मिनरल्स हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, जैसे B6 है, 5 STP है, थियानाइन है, ट्रिप्टोफेन है, इनिसिटोल है। मूड रेगुलेशन, न्यूरो ट्रांसमीटर सपोर्ट, और D3 जिंक, कॉपर, इम्यून फंक्शन, और सिलेनियम एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट, एल-आर्जिनिन ब्लड सर्कुलेशन, मैग्नीशियम मसल रिलैक्सेंट, B3 और मिथाइल फोलेट एंड ब्यूटारिक सेलुलर हेल्थ में। सो ये अल्टीमेटली उसके साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन है ई और एच का, यानी कि ही बनता है वाइटलिटी, वाइटलाइजर ई और एच, ही मीन्स वही मेल के लिए। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, दो दो कैप्सूल आप वाइटलिटी एच के, और एक टैबलेट आप वाइटलिटी ई का आप यूज करते हैं कॉम्बिनेशन में, तो आपको विद इन मंथ आपको हार्मोन में एनहांसमेंट दिखेगा। सेक्सुअल एंड लिबिडो जो पावर है उसमें एक एनहांसमेंट दिखेगा, और मसल गेन करने से लेके मूड रेगुलेशन में ही आपकी हेल्प करने वाला, आपकी एनर्जी और स्टेमिना में हेल्प करने वाला। इस तरीके से हम टेस्टोस्टेरोन को बैलेंस आउट कर सकते हैं। और आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहती है, तो यू कैन इंक्लूड, और असवा वन केएसएन की स्टडी में पाया गया कि ये कार्डियो रेस्पिरेटरी स्टेमिना एथलीट को जो चाहिए उसको बढ़ा देता है, जस्ट बाय इंक्रीजिंग द टेस्टोस्टेरोन लेवल, और जो मसल गेन करने में और स्टेमिना इनहांस में हेल्प करता है। तो ये तीन प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो। अगला प्रोडक्ट, अगला E2 जिसको बोलते हैं एस्ट्राडायोल, ये बेसिकली एक स्टीरॉयड हार्मोन होता है जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, हमारी ये सेल है, इसकी ये राजधानी न्यूक्लियस है, और ये हमारी सेल की मेम्ब्रेन है, ये इसकी सेंटर में पाई जाने वाली न्यूक्लियस यानी कि राजधानी, ये कैपिटल है। और आप सेल को यदि भारत माने तो भारत के पास इलेक्ट्रिक सप्लाई, चाहे वो हाइड्रो पावर से है वो या वो थर्मल पावर से है, या आने वाले टाइम पे हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर की, या सोलर से हम कोई पावर बना रहे हैं। ऐसे हर सेल को एक पावर का सोर्स चाहिए जिसको पावर हाउस बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम पेनक्रियाज, ये हमारी बॉडी का, सॉरी, ये इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारी बॉडी का पावर हाउस है। और ये पावर हाउस इसलिए बोला जाता है बिकॉज यहाँ एनर्जी बनती है। एनर्जी कैसे बनेगी, जो आपने खाया है बॉडी इसको कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी, और इंसुलिन इसको सेल के अंदर के दरवाजा खुलवाता है। इंसुलिन का काम क्या है, सेल के यहाँ के जो गेट है, जो अंदर लेके जो इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट को अंदर लेके जाता है ग्लूकोज के रूप में, वो गेट जब क्लोज रहता है तो यहाँ से नहीं जा पाएगा, और इंसुलिन नहीं होगा तो इसकी चाबी, इस गेट की चाबी इंसुलिन के पास होती है। तो या तो इंसुलिन काम नहीं कर रहा है या इंसुलिन है नहीं, तो इन दोनों केस में ग्लूकोज अंदर नहीं जा पाता, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया
पावर हाउस को एक तरीके से रॉ मटेरियल चाहिए एनर्जी बनाने के लिए, वो अंदर नहीं जाएगा तो ये ब्लड में घूमता रहेगा। इसी को हम डायबिटिक बोलते हैं, इसी को डायबिटीज बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनिंग जो है, जो ग्लूकोज से हमारे लास्ट मॉलिक्यूल बनाती है, दैट इज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो हमारी सेल की एनर्जी है, जिसके कारण मैं बोल पा रहा हूँ, जिसके कारण आप सुन पा रहे हो, डेली की एक्टिविटी कर पा रहे हो, वो एटीपी मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में जाके, यानी कि इसलिए इसको पावर हाउस बोला जाता है। यदि इसकी फंक्शनिंग कम हो जाए तो एनर्जी, सेलुलर एनर्जी कम हो जाएगी। सेलुलर एनर्जी कम हो गई तो आपकी मसल लॉस होना, आप जल्दी बुढ़ापे की तरफ जाना, आपकी स्किन, आपके हेयर, इनका लॉस बढ़ जाना, आपके हार्मोन, आपका बॉडी का मस्कुलर डैमेज से लेके ऑर्गन का डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो एस्ट्राडाइल क्या काम करता है? माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनिंग को बेटर करता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, जो डायबिटीज से बचाता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म को करता है, जिसके कारण आपकी बॉडी में जो फैट का डाइजेशन है वो बेटर हो पाए, और वास्कुलर टोन, वास्कुलर टोन का मतलब है जो आपकी खून की नलियां, इसको टोन अप करने का काम करता है, इनको हेल्दी रखता है। बोन डेंसिटी, बोन को स्ट्रोंग रखता है, इम्यूनिटी को बैलेंस रखता है, और आपकी कॉग्निटिव हेल्थ को बेटर करता है। जैसे यदि मैं बात करूं तो कैसे ऑप्टिमाइज करना है कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, ये माना जाता है यदि आप फास्ट रख लेते हैं, यदि आप उपवास करते हैं, तो ये हार्मोन एक तरीके से बढ़ जाता है आपकी बॉडी को। एडवर्स कंडीशन में कैलोरी के रिस्ट्रिक्शन केस में ये बॉडी को बचाने के लिए, यानी एक तरीके से एंटी एजिंग हार्मोन का आप इसको नाम दे सकते हैं, ये फास्टिंग से बढ़ता है। रेजिस्टेंस एंड एरोबिक एक्सरसाइज से भी ये बढ़ता है। और ट्रांसडर्मल, एक तरीके से जब कम हो जाता है तो डॉक्टर भी इसको इसका इंजेक्शन देते हैं इसको बढ़ाने के लिए। लीवर एंड गट फंक्शन ऑफ, जो फॉर एस्ट्रोजन का मेटाबॉलिज्म एंड क्लियरेंस है, मेल में जैसे एस्ट्रोजन ज़्यादा नहीं चाहिए, तो एस्ट्राडाइल नहीं होगा तो उसका जो कन्वर्जन है, वो जो उसका मेटाबॉलिज्म है सही नहीं हो पाएगा, और मेल में भी गायनोमेस्ट्रिया जैसी कंडीशन और अदर कंडीशन अराइज हो जाती हैं। सो विसरल एडिपोसिटी, ये बहुत बड़ा टॉपिक है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दैट इज, विसरल एडिपोसिटी का मतलब होता है विसरल फैट का बढ़ जाना। विसरल फैट क्या होती है? कुछ लोग दुबले पतले भी दिखते हैं पर वो मोटे होते हैं, अंदर से मोटे होते हैं, उनके लीवर पे, उनकी किडनी पे, उनके हार्ट पे, उनके पेनक्रियाज पे एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाती है, जो ब्लड सर्कुलेशन को, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को एक तरीके से कम कर देती है। तो ऐसे में इसको बोलते हैं विसरल फैट। एडिपोसिटी इतनी, एडिपोज वहाँ टिश्यू बन जाते हैं, वहाँ फैट को जमा होने के लिए जगह बना देता है। तो ये जो हार्मोन है वो आपके विसरल फैट को घटाता है, जो आपको इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बरकरार रखती है, ऑर्गन्स को सही से फंक्शन करने में आपकी हेल्प करती हैं, और एस्ट्रोजन की सिग्नल में भी, एक तरीके सिग्नलिंग में भी ये हेल्प करता है, सिग्नलिंग को ऑप्टिमाइज करता है। सो कुछ प्रोडक्ट हैं जैसे हीमोफोर्टीन है, इसमें पाया जाने वाला फोलिक एसिड, विटामिन बी 12 एंड बीट रूट, और ट्रांस रेस्वेरेट्रोल जैसी चीज़ें। अब ट्रांस रेस्वेरेट्रोल क्या करता है? ये एक तरीके से ऑटोफेजी को, ऑटोफेजी का मतलब है कि अंदर की डेड सेल को बॉडी में निकालने का, खुद ही बॉडी उसको खा जाएगी। जब हम फास्ट रखते हैं तो डेड सेल को बॉडी यूटिलाइज कर लेती है, इसको ऑटोफेजी बोलते हैं। सो ट्रांस रेस्वेरेट्रोल एक तरीके से बॉडी में ऐसा मैसेज देता है जैसे कि कैलोरी नहीं आ रही, तो बॉडी डेड सेल को खाना स्टार्ट कर देती है। सो ट्रांस रेस्वेरेट्रोल है, बीट रूट है, पोमेग्रेनेट है, साथ में जिंक और विटामिन सी, और क्वार्टर और आयरन, ये कहीं ना कहीं इस हार्मोन को ऑप्टिमाइज करने का काम करते हैं। हीमोफोर्टिन इसमें कॉम्बिनेशन हो सकता है, एवरीडे वन, डेली के विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट पूरे होंगे तो ये हार्मोन बैलेंस रहता है। और अब आता है नेक्स्ट हार्मोन, जो फीमेल हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, दो हार्मोन ऐसे होते हैं जो फर्टिलिटी को, जो ये अनबैलेंस हो जाए तो फर्टिलिटी, कंसीव करने में प्रॉब्लम ये आती है, पीरियड साइकिल में प्रॉब्लम आती है। जो स्लीप क्वालिटी को, एनग्जाइटी को, इम्यून बैलेंस को, ब्रेस्ट एंड एंडोमेट्रियल डिफरेंशिएशन और इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करता है, ये वाला हॉर्मोन्स, जो बेसिकली फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको P4 बोलते हैं। ये कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है?
ओवुलेटरी साइकिल एक तरीके से जो पीरियड साइकिल है वो इसी पे ही डिपेंड करती है कि वो रेगुलेट होगी या इरेगुलेट होगी। और बहुत सारे टैबलेट भी इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता, मैं इस पे नहीं जाना चाहता, ये को दूसरा तरीका है इसको ऑप्टिमाइज करने का। आ, एक तरीके से आपकी नींद और आपका मूड जो है इस पे डिपेंड करेगा। और बहुत सारे ऐसे हैं जो लाइक आपकी जो स्ट्रेस है वो इसको अनबैलेंस करने का काम करते हैं। तो स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए फिर से आपको एंटी स्ट्रेस फैक्टर पे जाना पड़ेगा। एक्सरसाइज, मेडिटेशन या ब्रेन वन अस्वा वन जैसी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। और कोलेस्ट्रॉल का जो इनटेक है, यानी कि डाइट में यदि हम घी खाते हैं तो हमारा टेस्टोस्टेरोन, हमारा प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन जैसी चीज़ें ऑप्टिमाइज होती हैं। घी में एक तरीके से गुड वाला कोलेस्ट्रॉल होता है और वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है क्योंकि उससे हार्मोन बनते हैं। सो उससे विटामिन डी भी हमारा बनाने में हेल्प करता है। तो ऐसी चीज़ें कुछ हम घी के बारे में, फैट के बारे में गलत चीजें इंफॉर्मेशन जो सुनी उसके कारण हम आज कैलोरी रिस्ट्रिक्टिव डाइट में या फैट को हम अवॉइड करते हैं डाइट में, जो कि कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन को इम्बेलेंस करने का काम करता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे वोमेन वन बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन है जो आपके हार्मोन को बैलेंस करता है। 10 ml 2 टाइम पे यदि आप लेंगे फीमेल के केस में, तो ये वाला हार्मोन पीरियड साइकिल इसका सबसे बड़ा मूड स्विंग होना और पीरियड साइकिल इरेगुलर होना, ये फीमेल में एक तरीके से इसका इंडिकेटर है कि ये, या कंसीव करने में प्रॉब्लम आना, ये इंडिकेटर है। तो वुमेन वन है इस कॉम्बिनेशन में। यदि आप 35 साल से नीचे की एज में है फीमेल, 18 से 35, उस केस में स्वीट 18 प्लस एक फंक्शनल विटामिन मिनरल का कॉम्बिनेशन है एंटीऑक्सीडेंट के साथ और प्रोबायोटिक के साथ, जो मूड को, स्ट्रेस को और हार्मोन को रेगुलेट करने का काम करता है। मल्टीपल इंग्रेडिएंट इसमें डले हुए और 14 जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी हिडन हंगर को, छुपी हुई भूख जो है उसको शांत करने का काम करते हैं। विटामिन मिनरल्स जो हैं जो इसेंशियल है वो भी हैं, और साथ में ये फंक्शनल उस को बनाने के लिए स्वीट 18 में ये चीज़ें डली हुई हैं, जैसे इवनिंग प्राइम रोज ऑयल एक्सट्रैक्ट, तावरी, मोरिंगा, स्पाइरुलिना, अश्वगंधा, ओमेगा फैटी एसिड, मैंगोस्टीन, रेड क्लोवर, क्रैनबेरी और सी बकथोर्न जैसी चीज़ें इसमें डली हुई हैं, जो आपके ब्रेन को, हार्मोन को, न्यूट्रिएंट्स को एक तरीके से एनरिच करना, जो डाइटरी डेफिशिएंसी है उसको फुलफिल करना, एंड एंटीऑक्सीडेंट और इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने का काम करता है साथ में। सो वुमेन वन के साथ आप स्वीट 18 प्लस ले सकते हैं। यदि आप 40 के आसपास हैं, 35 प्लस हैं, तो 40 के आसपास अमेजिंग 40, इसका फॉर्मुलेशन और इसका जो कंपोजिशन है वो पहले वाले से डिफरेंट है। कुछ हर्ब सेम दिखेंगी बट वो अलग अलग कंपोजिशन में डाली गई हैं, अलग अलग उसका जो लाइक फॉर्मुलेशन में कोई पहले वाले में कोई चीज़ ज़्यादा है, कोई कम है, इसमें कोई चीज़ ज़्यादा है, कोई कम है, यानी कि अल्टर किया गया फॉर्मूला। और इसमें 16 इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाले गए हैं, जैसे इसमें आप चेस्टबेरी देखेंगे, इसमें ब्लैक कॉस्ट देखेंगे जो उसमें नहीं था, इसमें क्रैनबेरी भी देखेंगे, और इसमें सलाखी और यानी कि बॉसवेलिया सेरेटा इसको बोलते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ज्वाइंट्स को ठीक रखता है, एंड करक्यूमिन, क्योंकि 40 साल के आसपास ज्वाइंट्स में प्रॉब्लम होती है तो इसमें वो फैक्टर डाला गया है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ज्वाइंट्स को स्पेशली केयर करता है। और लीवर की हेल्थ भी डिग्रेड होती है, तो हम डाइजेशन की प्रॉब्लम 40 साल के आसपास जाके फील करते हैं, तो इसमें लीवर का फैक्टर भी डाला गया। और एंटी एजिंग, 40 साल के बाद एजिंग जो फास्ट स्टार्ट होती है, इसमें कैल्शियम ए के जी डाला गया, जो एंटी एक तरीके से 8 साल आपको आपकी सेलुलर एजिंग को कम कर सकता है एज पर स्टडी, यानी कि 8 साल आपकी उम्र को छोटा कर सकता है। ये तो आपके मल्टीविटामिन में डाला गया है, इवन एवरीडे वन में भी ये डाला गया है। अकेला ये मॉलिक्यूल 2-2, 3-3, 5-5 हज़ार तक आपको मार्केट में मिलेगा मार्केट में, बट आपके ऑलमोस्ट सभी मल्टीविटामिन में एवरीडे वन में, अमेजिंग 40 में ये डाला गया है। साथ में जैसे ए को आप देखेंगे तो यंग फ्यूल में भी ये मॉलिक्यूल देखने को मिलता है आपको। सो इसके साथ 16 अदर जो आयरन, फोलिक, विटामिन ए, डी, ई के और विटामिन सी, ये सारी चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा डली हुई हैं जो आपके डेली के न्यूट्रिशन को बैलेंस कर सकते हैं। एक हार्मोन आता है थायराइड, आपने बहुत बार सुना होगा। थायराइड की डिसफंक्शनिंग के कारण हमें मोटापा हो जाना, इनफर्टिलिटी का कारण बनना, कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में हेल्थ दिक्कत होना, या हमारी बॉडी का टेम्परेचर, या हमारी बॉडी में एडिमा नाम, जैसे पैरों में, हाथों में आपको स्वेलिंग देखने को मिलती है बहुत बार, जो कि हमें
हमारी एनर्जी प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करता है। थर्मोजेनेसिस यानी कि बॉडी की हीट को कंट्रोल करने में, लिपिड्स और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में, मूड और कग्निटिव हेल्थ में हमारी हेल्प करता है। सो इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें जैसे भरपूर मात्रा में आयोडीन और बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो हमें लेने चाहिए, और प्रोटीन हमें एक तरीके से अपनी डाइट में मेंटेन रखना पड़ेगा। साथ में यदि आप फास्टिंग रख लेते हो तो आपको थायराइड की जो सिक्रीशन है या थायराइड की डिसफंक्शनिंग है, उपवास रखने से वो भी कंट्रोल होती है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट कम खाएं और कैलोरी को रिस्ट्रिक्ट करें। आयरन, आयोडीन एंड सिलेनियम, तीन ऐसे मॉलिक्यूल है, मेटल आयन है जो हमें हमारी थायराइड की हेल्थ को बेटर करते हैं। सिलेनियम, आयोडीन एंड आयरन, ये हमें देखना चाहिए। हम कैसे, जैसे ग्रीन लीफी जो डाइट है उसको हमें लेना चाहिए, और लाइक हमारे डेली के इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करना चाहिए। यानी कि फ्राई और शुगर जैसी चीज़ें ये कम खाएंगे और अच्छी नींद लेंगे तो थायराइड के हार्मोन भी बैलेंस रहते हैं। सो हमेशा आदमी टीएसएच को टेस्ट करवाता। मैं हमेशा बोलूँगा कि यदि टी थ्री को फ्री टी थ्री को आप टेस्ट नहीं करवाते तो तब तक आपको आइडिया नहीं लगेगा आपकी थायराइड की फंक्शनिंग सही है, यानी कौन इसके पीछे रीजन है। सो टेस्ट को कंप्लीट करवा के आप इसको एक तरीके से मैनेज करने में आपकी हेल्प करेगा। कौन सा? थायरो वन। इसके लिए एक स्पेशल प्रोडक्ट है, दैट इज थायरो वन। इस थायरो वन का कंपोजिशन देखेंगे, रो कैल्प पाउडर, एक ऐसा ये मराइन, मैं बोलूँगा समुद्र का एक ऐसा पौधा है जिसमें आयोडीन भरपूर मात्रा में नेचुरल मिलता है। तो रो कैल्प पाउडर डाला गया है, कैल्प पाउडर है, सावरी है, आयोडीन है, टायरोसिन है। ये थायराइड के फंक्शन को, थायराइड के हार्मोन बनाने में ये कॉम्बिनेशन हेल्प करता है। और लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन होगा, जैसे गूगल मिल्क और एनेसिटाइलसिस्टीन, ये साथ में इसलिए डाला गया है क्योंकि थायराइड जो T4 बनाती है वो T3 जब तक कन्वर्ट नहीं होगा तो वो बॉडी में काम नहीं करेगा। और T4 से T3 बनाने का काम है हमारे लीवर का। तो थायरोवन में एक ऐसा फैक्टर भी डाला गया है जो लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन करता है और लीवर को फंक्शन को ऑप्टिमाइज करता है। तो हमारा आराम से T4 जो है वो रेगुलेट और कन्वर्ट हो सकता है एक्टिव फंक्शनल जो थायराइड हार्मोन है T3 में। साथ में स्ट्रेस एक मेजर कारण बनता है थायराइड का फंक्शन का इनबैलेंस में। तो अश्वगंधा स्थावरी स्ट्रेस मैनेजमेंट में अडेप्टोजन का काम करता है, और एनर्जी और मेटाबॉलिज्म में कैल्शियम AKG एंड एल फिनाइल एलेनिन नाम का एक अमाइनो एसिड होता है जो हमें वो एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। साथ में मैंने बताया था सिलेनियम एक बहुत बड़ा, आयरन था, आयोडीन था और सिलेनियम था, ये बहुत बड़ी हेल्प करते हैं। सो कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज एंड प्रोबायोटिक और कोलिन नाम की जो न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो मैसेंजर का काम करते हैं। तो एक कंप्लीट थायरो केयर के लिए आपके पास ये प्रोडक्ट है जो थायराइड हार्मोन को ऑप्टिमाइज कर सकता है। चाहे वो लीवर और थायराइड का एक्सेस हो, दोनों का एक तरीके से एक दूसरे के साथ मिलके काम करना हो, अकेला थायराइड पे नहीं, बॉडी के अदर फंक्शन जैसे स्ट्रेस को, लीवर के फंक्शन को भी ये साथ में सेकेंडरी कोप अप करने का काम करता है। इसके साथ यदि आपको लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहती है तो ब्रेन वन आप साथ में एड ऑन कर सकते हैं, जिसमें आप बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं थायराइड की फंक्शनिंग में, थायराइड वन और ब्रेन वन को एड ऑन करके। इसके साथ लीवर वन भी, यदि यदि ये लगता है कि जिस आदमी को थायराइड की प्रॉब्लम है, डिसफंक्शनिंग है, तो और लीवर का भी साथ साथ में प्रॉब्लम चल रहा है, आप लीवर का इजीली टेस्ट करवा सकते हो। SGOT SGPT यदि आपके अल्टर कर रहे हैं, अल्कलाइन फॉस्फेटेज ऊपर नीचे जा रहा है, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि आपका लीवर है सही से फंक्शन नहीं कर रहा। तो इस केस में भी थायराइड तो बना रही है बट थायराइड का हार्मोन को एक्टिव करने का काम लीवर नहीं कर पा रहा। तो उस केस में आप लीवर वन और लीवर वन को भी एड ऑन कर सकते हैं, जिसमें मिल्क थिसले, मुलेटी, डेंड्लोइन, कुटकी, पुनर्नोवा, अल्फा लिपोइक एसिड, ग्लूटाथायोन, एन एसिटाइलसिस्टीन, कोक्यूटेन, B2, विटामिन C, विटामिन ई, सेलेनियम, जिंक, बिटेन को, कोएंजाइम A, B3, CLA, कॉन्जुगेटेड लिनोलेनिक एसिड, विटामिन B12 एंड प्रोबायोटिक, ये चीज़ें इसमें डाली गई हैं। और इसमें आप देखेंगे मिथ्योनिन और कोलिन भी डाला गया है जो एक तरीके से फैटी लीवर से लेके लीवर सिरोसिस को वापस से रिवर्स डाउन करने में भी हेल्प करता है। सो अल्टीमेटली कैलमैक डी भी एक
थायराइड के केस में मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि आप कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी भी ज़रूर लें। यदि आपको थायराइड की प्रॉब्लम चल रही है तो इसमें जिंक है, मैग्नीज है, D3 है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम का एक बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन के रूप में ये प्रोडक्ट आपको मिलता है। अब कारवा जहाँ पहुँचता है इंसुलिन पे। इंसुलिन का सबको पता है, ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। इसकी ये यदि कम बने या ये बनने के बाद काम ना कर पाए तो हम मधुमेह, डायबिटीज, शुगर जैसी बीमारी से एक तरीके से हमारी बॉडी में वो इंड्यूस हो जाती है। और इंसुलिन आपको पता है पेनक्रियाज बनाता है, जो कि हमारे ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट का काम करता है, सेल तक ले जाने का काम करता है ब्लड से। सो इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको एक तरीके से लो जीआई फूड को आपको ज़्यादा खाना चाहिए, जिससे पेनक्रियाज की हेल्थ सही रहे। आप नींद को कंप्लीट करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, खाने के बाद थोड़ा सा मूवमेंट करना चाहिए, जैसे होता है पोस्ट मील मूवमेंट, वॉक करना चाहिए खाने के बाद। वो एक तरीके से इंसुलिन के बेटर यूटिलाइजेशन और बेटर सिक्रेशन में आपकी हेल्प करता है। और मसल्स और ये एक्सरसाइज करते हैं तो वो एक तरीके से आपके इंसुलिन को मेंटेन करने का काम करता है, सेंसिटिविटी को बढ़ाने का काम करता है। और रिफाइंड कार्ब को लिमिट करें, और अल्ट्रा प्रोसेस फूड जो फ्राई फूड हैं उनको हम यदि अवॉइड करें तो इंसुलिन को हम मेंटेन रख सकते हैं। और इंटरमिटेटिंग फास्ट बहुत इसमें बड़ा रोल प्ले करती है। इसका मतलब होता है शाम का जो भी डिनर था, डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच में जो गैप है, ब्रेकफास्ट के बीच में वो 14 से मिनिमम 16 घंटे का गैप हो डेली। ये तो आप उसको इंटरमिटेटिंग फास्टिंग बोलते हैं, लोग इसको 18 घंटे तक भी लेके जाते हैं। या एक दिन खा के अगले दिन छोड़ देते हैं फिर खाते हैं, अल्टरनेट इंटरमिटेटिंग फास्टिंग भी बोलते हैं। एक दिन खाया, अगले दिन फास्टिंग रखा, फिर अगले दिन खाया, इसको भी फास्टिंग। ये भी इंसुलिन की सेंसिटिविटी और सिक्रेशन को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है। यदि आप इससे डायबिटीज़ और इंसुलिन की सेंसिटिविटी और इंसुलिन के प्रोडक्शन आपको लगता है ये हार्मोन इम्बैलेंस है आपका, तो इस केस में आप डाई वन का सहारा ले सकते हो, जिसमें जिमनेमा, फेनोग्रीक यानी कि मेथी, जिमनेमा, सिनामन, दालचीनी, नीम, करेला, अर्जुना, बारब्रीन एंड अश्वगंधा का कॉम्बिनेशन है, जो आपके ब्लड शुगर लेवल को ऑप्टिमाइज करने का काम करता है। इंसुलिन पेनक्रियाज की हेल्थ को बेटर, बीटा सेल को रिजर्वेशन पावर बढ़ाता है, और इंसुलिन के सिक्रेशन से लेके सेंसिटिविटी तक ऑप्टिमाइज करने का काम करता है। साथ में विटामिन ई, डी और के एंड बायोटिन, ये भी आपके ग्लाइसेमिक कंट्रोल और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। टोरिन और बायोटिन जैसी सिले जो अमीनो अमीनो एसिड है वो बीटा सेल के फंक्शन को और पेनक्रियाज के फंक्शन को बेटर करता है। ये चीजें जो ये वाला कॉम्बिनेशन बनाया गया है, ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को, ट्रांस रेस्पिरेटोर सिलेनियम जो है इंफ्लामेटरी और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, जिंक एंड क्रोमियम लिपिड्स एंड ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को हेल्प करता है। और क्रोमियम एक ऐसा मॉलिक्यूल है, एक ऐसा मेटल आयन है जो इंसुलिन यदि पेनक्रियाज बन रहा है पर सेल उसको एक्सेप्ट करने से मना कर रही है, जिसको रेजिस्टेंट बोलते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंट, उस रेजिस्टेंट को ब्रेक करने का काम करता है। इंसुलिन को इफेक्टिव बनाता है और सेलेक्टिव बनाता है। B12, B6 न्यूरोलॉजिक और इन्फ्लामेशन सपोर्ट के लिए आपके है। यहाँ पे इस फॉर्मूला में एक चीज़ आप देखेंगे, ये ग्लूकोज को मेटाबॉलिज्म करने में, इंसुलिन के सिक्रीशन में और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को तो बढ़ाता ही है, साथ में कुछ ऐसी चीज़ें भी डाली गई जैसे अलार्जिनिन है। आपको देखा गया कि भी डायबिटीज़ के केस में ब्लॉकेज ज़्यादा होती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, तो एक तरीके से आपकी वास्कुलर डायलेशन, खून की नलियों को खोलने का काम करता है अलार्जिनिन, वो भी डला है। डायबिटिक के केस में ये देखा गया है, उनका ग्लूकोज यदि एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो तो लो एनर्जी रहती है और बार बार में भूख लगती है ऐसे इंसान को। टोरिन जो है वो बिना ग्लूकोज के भी बॉडी में एनर्जी, फैट को डिजोल्व करके देने में काम करता है। साथ में आप देखेंगे ट्रांस रेस्पिरेटोल है, वो भी हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। और उसमें विटामिन ए जो है और कैरोटीनॉइड्स जो हैं वो हमारी आंखों को सही रखने का काम करते हैं। और ये जो बर्बरिन है ये एक तरीके से इस ये सेम इफेक्टिव है जो आज के टाइम पे डायबिटीज की एक डॉक्टर आपको दवाई देता है। ये नेचुरल एक वैसी ही ये सिंथेटिक नहीं है, ये नेचुरल बर्बरिन वैसा ही काम करता है जो आज के टाइम पे डायबिटीज की आपको डॉक्टर दवाई देता है, उसका बिल्कुल मिमिक जैसा है ये। ये इसके बारे में यदि आप ज़्यादा
और ज़्यादा अच्छे से जानना चाहते हैं तो एक मैं आपको केस स्टडी जरूर दूंगा पढ़ने के लिए। गूगल पे जाइए, बर्बरीन के इफेक्ट पढ़िए, और वो एक क्या काम कर सकता है जिसको हम बोलते हैं, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन जैसा ही इफेक्ट इसका होता है, और यदि अश्वगंधा मिल जाए तो डेफिनेटली ये एंटी स्ट्रेस और मेटफॉर्मिन का कॉम्बिनेशन जैसा काम करके आपकी बॉडी में ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को और आपके माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनिंग को बेटर करने का काम करता है। तो ये एक तरीके से डायबिटीज में आपका फ्रेंड बन सकता है, आपका दोस्त बन सकता है, आपका पार्टनर बन सकता है, डाइवाइटल वन। ये फंक्शनल वाइटामिन, मिनरल्स एंड हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है जो डायबिटीज के दुष्प्रभाव, डैमेज कंट्रोल करेगा बॉडी में, और साथ में ग्लूकोज के को सही से मेटाबोलाइज करवाने में, इंसुलिन को सिक्रेशन, पेनक्रियाज की सेल की हेल्थ, और साथ में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को ऑप्टिमाइज करता है। साथ में इसको आप सिबकथोन यूटिलाइज कर सकते हो, जिससे कि आपका गट क्लीन रहेगा, एंटीऑक्सीडेंट, और आपकी बॉडी में एक तरीके से ग्लिट गट क्लीन रहने की वजह से भी आपका पेनक्रियाज अच्छे से काम करता है, और आपकी बॉडी के इंसुलिन के फंक्शन को ऑप्टिमाइज करने का काम करता है। लास्ट में पहुंचता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जिसको हमारी नींद के लिए जरूरी होता है। ये शाम को 6 बजे बनना स्टार्ट होता है, 8 बजे तक ये ऑलमोस्ट बन के तैयार हो जाता है। इसलिए पहले के टाइम पे जो खाने का टाइम होता था 6 से 8 बजे के बीच का होता था, क्योंकि जैसे ही ये बॉडी में बनेगा ये आपके लीवर को और आपके पेनक्रियाज को एक तरीके से इनके फंक्शन को स्लो कर देता है, और इनका फंक्शन स्लो हो जाएगा, डाइजेशन स्लो हो जाएगा। तो इसलिए अक्सर हमारे पहले के लोग जो बोलते थे कि भाई साहब रात को खट्टे फ्रूट नहीं खाने चाहिए, खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि लीवर जो है बाइल बनाता है, और बाइल जो है एसिड को बैलेंस करने का काम करता है। यदि आप फूड में एसिड खा लें, खट्टी चीज़ें खा लें, रात को मेलाटोनिन बाइल के लीवर के फंक्शन को स्लो कर देता है, बाइल कम बनेगा, और आपकी बॉडी में वात का पित्त जैसी चीज़ों की अनबैलेंस होना स्टार्ट होगा, इनडाइजेस्टिबिलिटी हो जाएगी, ब्लोटिंग हो जाएगी, और बहुत सारे डाइजेशन से रिलेटेड का आपकी दिक्कत बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। 8 बजे के बाद खाएंगे फिर से लीवर पैनक्रियाज कम चीज इनका जो आपके डाइजेशन में हेल्प कर रहे थे वो उनका फंक्शन स्लो होने के कारण सिक्रेशन स्लो हो जाता है। सो आपका उसके बाद खाया पिया जो आप एक्स्ट्रा खा रहे हैं वो बॉडी में लीवर के लिए और आपके डाइजेशन के लिए और आपके मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए एक तरीके से आपके अगेंस्ट जाता है। इसलिए टाइम पे शाम का खाना 7 बजे के आसपास खा लेना चाहिए। जब मेलाटोनिन अपना पूरा असर दिखाएगा तो इनके फंक्शन को कमजोर करेगा और आपके डाइजेशन को दिक्कत करेगा, और सुबह आपको लो एनर्जी फील होगी, आप लेट खाते हैं और आपको पेट साफ होने में दिक्कत आएगी, बार बार में फ्रेश फ्रेश होने की आपका गट खाली नहीं होता, बार बार में आप सोचते हैं फ्रेश होने की आपको अर्ज होती है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ मेलाटोनिन जो बॉडी में बनता है। और मेलाटोनिन एक तरीके से एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है बॉडी में, जो वियर एंड टीयर पड़ा है, जो दिन में आपको ब्रेन का यूटिलाइज किया है, मसल का यूटिलाइज किया है, जो पूरी बॉडी में जो ब्रेक डाउन हुआ उसको एक तरीके से मेंटेन करने का काम करता है। सो लीवर को रेस्ट देता है, पेनक्रियाज को रेस्ट देता है मेलाटोनिन, धीरे धीरे हार्ट को भी और ब्रेन को भी रेस्ट देना स्टार्ट कर देता है। जो लोग टाइम पे नहीं खाते शाम को और शाम का ढलता हुआ सूरज नहीं देखते, उनकी नींद अच्छी नहीं होती और उनका लीवर और धीरे धीरे पेनक्रियाज और हार्ट जैसी बीमारियां धीरे धीरे उनको घेरना स्टार्ट हो जाती हैं। सो ये हमारे एजिंग को कंट्रोल करता है और हमारी एनर्जी को स्टोरेज यूटिलाइज रेगुलेट करने में काम करता है। तो आप इंसुलिन इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप प्रॉपर 6 से 8 घंटे की नींद लें, और सोने का सही टाइम जो 10 बजे से 4 बजे के बीच में है वो बेस्ट टाइम है जिसमें मेलाटोनिन अपने सारे कामों को सही तरीके से रेगुलेट कर पाता है। यदि आप लेट सोते हैं तो मेलाटोनिन का असर कम रहता है और आपका दिमाग की बीमारियां, लीवर की बीमारियां, पेनक्रियास जैसी बीमारियां आपको बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो इसमें ये देखा गया है यदि आप जल्दी खाना खा लें और रात को हल्का खाना खाएं तो मेलाटोनिन ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस होता है और आपको बॉडी को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है। इसमें कैलमैक डी और ब्रेन वन का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपको नींद कम आ रही है, आपको बार बार में आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, तो दो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन रात को, एक कैलमैक डी और एक ब्रेन वन, यदि आप ये दोनों लेते हैं तो आपकी नींद ऑप्टिमाइज होता हो जाती है और मेलाटोनिन का प्रोडक्शन में ये आपको हेल्प करते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बीमारी से बहुत पहले बहुत सारी चीज़ें हमें सिग्नल देती हैं, हार्मोनल सिग्नल आते हैं जो कि चेंजेस को एक तरीके से डिनोट करते हैं।
सो हार्मोन बहुत ज़रूरी है, इनको मैनेज करना। कहीं ना कहीं ये हमारी फील गुड फैक्टर, बॉडी के फंक्शन, बॉडी की एज को ऑप्टिमाइज करते हैं। सो अल्टीमेटली इनको यदि हम रेगुलेट कर लेते हैं तो लॉन्ग टर्म हम हेल्थ बेनिफिट लेते हैं। लॉन्ग टर्म अपनी बॉडी की टोन अप, बॉडी की मसल, बॉडी की शेप, बॉडी की लाइक नींद और बॉडी के अदर फंक्शन हमारे कंट्रोल में रहते हैं और लॉन्ग टर्म इसका हमें बेनिफिट मिलता है। तो आप इसको बोल सकते हो हार्मोन भी एक तरीके से, सारे हार्मोन बॉडी के फंक्शन और एंटी एजिंग का काम करते हैं। सो ये सारे कुछ कॉम्बिनेशन मैंने इन हार्मोन्स को मेंटेन करने के लिए बोला। लाइक हार्मोन में हमने इंसुलिन पे थोड़ा फोकस किया, हमने मेलाटोनिन पे फोकस किया, हमने फोकस किया थायराइड हार्मोन्स पे फोकस किया। ये तीन तो ऐसे हैं जो आपको आज बहुत सारे लोग इन पे चर्चा कर रहे हैं मेडिकल साइंस में या जर्नल आम व्यवहार में, तीनों हार्मोन के बारे में हम बात कर रहे हैं। बट इसके साथ टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्राडायोल, ये हार्मोन भी हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमारी हेल्थ को ऑप्टिमाइज करते हैं। और इनको आप अच्छी नींद, एक्सरसाइज, स्ट्रेस को मैनेज करके और अच्छी डाइट लेके आपको मैनेज कर सकते हो। और साथ में हर्बल न्यूट्रीजेनिक्स इसमें आपका एक दोस्त, साथी, पार्टनर बनता है इनको रेगुलेट करने में, इनको मैनेज करने में। सो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज प्रेजेंटेशन के हम हॉर्मोन्स को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और